हेलो, वेलकम ऑल। आज हम अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये उसमें पूछा जाता है। इसमें बहुत से क्वेश्चंस हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। हिस्ट्री को आप जानते होंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मिडिवियल, एंशियंट और मॉडर्न। तो ये अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री वो भी आपको लेक्चर अपलोड करेंगे, जिससे आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प मिले। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला आज का वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री पे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन। हमेशा सबसे पहले यही होता है कि यूरोपियंस आपके इंडिया में आए कैसे, हम पहले उसकी बात करते हैं। यूरोपियंस मतलब आपका सबसे पहले कौन से यूरोपियंस इंडिया में आए थे आप जानते होंगे। सबसे पहले पोर्टुगीज, पोर्चुगल जो था, पोर्टुगीज सबसे पहले यूरोपियंस वो इंडिया में आए। वो आए कैसे, आप इन भाई साहब को देख रहे होंगे। ये भाई साहब आपके स्क्रीन पे हैं। ये भाई साहब 1498 में, ये भाई साहब 1498 में इंडिया आए। ये भाई साहब हैं कौन जो 1498 में इंडिया आए थे? ये वास्को डी गामा थे। वास्को डी गामा पहले पोर्चुगीज थे जो इंडिया आए थे। और आपको पता होगा कि सबसे पहले जो यूरोपियंस जो इंडिया में आए थे वो कौन थे? वो पोर्चुगीज थे, पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगाली आपके वास्को डी गामा थे जो इंडिया में आए थे। वास्को डी गामा इंडिया में आए कैसे थे? तो वास्को डी गामा ने क्या किया था, इंडिया को डिस्कवर किया था कैसे? एक रास्ता इन्होंने खोजा था। ये रास्ता आपको मैप में दिख रहा होगा। ये रास्ता इन्होंने खोजा था, केप ऑफ गुड होप के नाम से ये रास्ता जाना जाता है। वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था केप ऑफ गुड होप के थ्रू। इसको हम लोग बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। वास्को डी गामा ने इसको डिस्कवर किया था। ये आपका केप ऑफ गुड होप बोला जाता है ये रास्ता। वास्को डी गामा इसके थ्रू ही इंडिया आए थे। इसमें क्या था कि इन्होंने एक समुद्री रास्ता ऐसा इजाद कर लिया था जो डायरेक्ट समुंदर के ही रास्ते इंडिया आता था। आप मैप पे देख सकते होंगे। इससे पहले भी लोग इंडिया आए थे, लेकिन वो उसके लिए आपको जमीनी रास्ता इख्तियार करना पड़ता था। अगर आपको इंडिया आना है, मान लेते हैं यहाँ से आपको इंडिया आना है पोर्चुगल से, तो आपको इस रास्ते से आना पड़ता था। और बीच में बहुत सी रियासतें पड़ती थी उस जमाने में। अरब वगैरह पहले भी, इससे पहले भी, इनसे पहले भी इंडिया आ चुके थे, तो वो लोग जमीनी रास्ते से ही आते थे। लेकिन वास्को डी गामा ने क्या करा, एक समुद्री रास्ते का इजाद किया जो डायरेक्ट समुद्र से होते हुए जाता था। ये कहलाता था केप ऑफ गुड होप। इससे फायदा ये होता था कि बीच में रियासतें नहीं पड़ती थी, तो वहां से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में कोई टैक्स, कोई कर नहीं देना पड़ता था उनको। अब आगे चलते हैं। जब वास्को डी गामा जब सबसे पहले इंडिया आए तो उनकी मदद करी अब्दुल इब्ने मजीद की मदद से। वास्को डी गामा आपके केरला, कैलिकट के तट पे पहुंचे, केरला। वास्को डी गामा आए अब्दुल इब्ने मजीद की मदद से। वास्को डी गामा को अब्दुल इब्ने मजीद ने हेल्प करा, जिसके बाद वो कहाँ पहुंचे? कैलिकट, केरला में पहुंचे। वहां उनका स्वागत उस वक्त के जो हिंदू रूलर थे, जमूरिन, ये जमूरिन आपके उस वक्त के हिंदू रूलर थे। इन्हीं ने वास्को डी गामा का वहां पे स्वागत करा। ये हिंदू रूलर उस वक्त के कौन थे? तो वहां पे हिंदू रूलर उस वक्त के जमूरिन थे। उन्हीं ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा वहां पे 3 महीने तक रुके। इंडिया में 3 महीने तक वास्को डी गामा रुके। वास्को डी गामा का मेन मकसद क्या था? इंडिया में आके उनको ट्रेड करना चाहते थे वो। और इंडिया में वो आए, उन्होंने ट्रेड चालू करा। उन्होंने वहां से क्या लिया? ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। काली मिर्च वो लेके गए वापस, पोर्चुगीज पुर्तगाल वापस गए। वहां उन्होंने जब उसको बेचा तो उनको ऑलमोस्ट 60 गुना प्रॉफिट हुआ। मतलब 60 गुना इतना हाई जब प्रॉफिट हुआ, जो इंडिया से वो लेके गए उसको इतने सस्ते में लेके गए और वहां जाके उन्होंने इतना महंगा बेचा, तो उनको लगभग 60 गुना का प्रॉफिट हुआ। तब उनको लगा कि इंडिया से ट्रेड करना चाहिए। उनके जाने के बाद ही वहां से पोर्चुगीज से दूसरे पोर्चुगीज भाई साहब आए, आपको दिख रहा होगा, फ्रांसिस डी अल्मेडा। 1505 में ये इंडिया आए। जब वास्को डी गामा यहाँ से लेके गए थे स्पाइसेस, तो वहां उन्होंने इतने सस्ते में भी बेचने के बावजूद उनको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। तो पोर्चुगल के जो किंग थे उन्होंने फ्रांसिस डी अल्मेडा को भेजा इंडिया में पहला गवर्नर बना के।
क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि पहला गवर्नर पोर्चुगीज का कौन था इंडिया में, तो कौन था पहला गवर्नर? फ्रांसिस डी अल्मेडा, ये आपके फर्स्ट गवर्नर थे। पोर्चुगीज के पहले गवर्नर थे इंडिया में, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया कौन थे आपके? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इनको भेजा गया वहां से। ये जब आए यहाँ पे तो इन्होंने यहाँ पे इंडिया में इन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट करी, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इन इंडियन ओशन। किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? फ्रांसिस डी अल्मेडा के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इन इंडियन ओशन किसने स्टार्ट करा था? फर्स्ट गवर्नर थे ये इंडिया में पोर्चुगीज की तरफ से, फ्रांसिस को डी अल्मेडा। इनके जब ये आए तो उसके बाद फिर 1509 में ये भाई साहब भी आ गए, अल्फोंसो डी अल्बुकर्ड। 1509 में आपके अल्फोंसो डी अल्बुकर्ड आ गए। इनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन द ईस्ट। मतलब ये ही मेन पोर्चुगीज के जो मेन पावर के फाउंडर, मतलब यही जिन्होंने पोर्चुगीज की स्थापना करी ईस्ट में, मेन रियल फाउंडर इनको ही बोला जाता है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्ड को। अल्फोंसो डी अल्बुकर्ड ने क्या करा था कि समुंदर के किनारे बेसिस बनाए थे, मतलब बंदरगाहें बनाई थी, जिससे ये समुंदर पे एंट्री, कोई आ रहा है या कोई जा रहा है उस पे लुक करते थे। इनकी नेवल पावर बहुत अच्छी हुआ करती थी, इसी वजह से ये समुंदर पे राज करते थे उस वक्त। इन्हीं ने क्या किया, इन्हीं ने 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया। गोवा को कैप्चर करा किससे? आप देख सकते होंगे, सुल्तान गोवा के यूसुफ आदिल शाह, उस टाइम सुल्तान ऑफ बीजापुर, इनके अंडर में गोवा आता था। इनसे 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्ड ने गोवा को कैप्चर कर लिया। इन्हीं ने पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म चालू करी, अल्फोंसो डी अल्बुकर्ड ने पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। और ये इंकरेज करते थे पोर्टुगीज को कि वो हिंदू महिलाओं से शादी करें, जिससे कि क्रिश्चियनिटी का धर्म फैल सके। इनका मेन मकसद ये भी था कि क्रिश्चियन लोगों को बनाना है इंडिया में। यहाँ जब ईस्ट में आए थे तो ये क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे। पोर्चुगीज उस टाइम पे सबसे पावरफुल हो गया था, उसकी नेवल आर्मी बहुत अच्छी थी और वो इंडिया में कदम जमा चुका था अपने। उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश करा लैंडलॉर्ड की तरह, जगह जगह पे वो लैंडलॉर्ड बने, लोगों बिल्डिंग्स रोड बनाए, उन्होंने लोगों को नए नए काम दिए। भाई आए जब कहीं पे आएंगे तो उसको एस्टेब्लिश भी करेंगे, वो डेवलपमेंट भी करेंगे। तो पोर्चुगीज ने अपने आप को वहाँ लैंडलॉर्ड की तरह एस्टेब्लिश कर लिया था। पोर्चुगीज की पावर बढ़ती जा रही थी, वो इंडिया में पूरा पूरा एक्सटेंशन कर रहे थे। वो इंडिया में धीरे धीरे अपनी रियासत को इंडिया में धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। उन्होंने नए रोड बनाना चालू कर दिए थे। भाई अब जब नए रोड उन्होंने बनाया, वो कहीं पे कोई रह रहा है तो फिर वो इरिगेशन भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने। इरिगेशन का मतलब है एग्रीकल्चर कामों में मदद करने लगे कि और उपज कैसे हो, क्योंकि वो उन्हीं के लिए फिर वो काम होने लगा। ट्रेडिंग चालू कर दी थी उन्होंने वहां पे आके। उन्होंने नई क्रॉप्स उगाई, जैसे टोबैको, कैशू, पाइनएप्पल, तंबाकू हो गया आपका, काजू हो गया, अनानास हो गया, इन सबको उगाया उन्होंने वहां पे। धीरे धीरे पोर्चुगीज की पावर और बढ़ती चली गई। तो पोर्चुगीज ने जो मेन बंदरगाह थे, दमन, दियो, पोर्ट जो थे यहाँ पे, हुगली, बसीन, सैलसेट, पांचों को कब्जा कर लिया पोर्चुगीज ने। पांचों, दमन, दियो, हुगली, बसीन, सैलसेट, पोर्चुगीज ने पांचों पे कब्जा कर लिया। पांचों पोर्ट उसके हो गए। समुद्र में पोर्चुगीज का पूरी तरह से राज हो गया था। 1503 में पोर्चुगीज ने क्या किया, स्टैब्लिश करी अपनी पहली फैक्ट्री। कहाँ पे? कोचिन में। पोर्चुगीज की पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनी थी? कोचिन में बनी थी। कब बनी थी? 1503 में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पोर्चुगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे और कब बनाई थी। तो ये आपका आंसर है इसका 1503 में पहली फैक्ट्री पोर्चुगीज ने कोचिन में बनाई थी। पहला फोर्ट पोर्चुगीज ने कहाँ बनाया था? वो भी 1503 में ही बनाया था। और कहाँ बनाया था? कोचिन में ही बनाया था। पोर्चुगीज का पहला फोर्ट भी 1503 में ही बना था और वो भी आपका कोचिन में ही बना था। उसके बाद 1505 में पोर्चुगीज ने अपनी सेकेंड फैक्ट्री बनाई। कहाँ पे बनाई? कुन्नूर में। 1505 में पोर्चुगीज ने अपनी सेकेंड फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया। उनकी सेकेंड फैक्ट्री कहाँ पे थी? कुन्नूर में थी। उसके बाद 1503 में
नूनो दा कुन्हा उस टाइम पे इंडिया में गवर्नर थे पोर्चुगीज की तरफ से। इंडिया में पोर्चुगीज की तरफ से जो गवर्नर थे उस वक्त 1503 में, वो थे आपके न्यूनो दा कुन्हा, उस टाइम 1503 में गवर्नर थे। इन्हीं ने क्या करा, अपनी कैपिटल को कोचीन से ट्रांसफर कर दिया, कहाँ पे, गोवा पे। इनकी कैपिटल पहले कोचीन हुआ करती थी, इन्होंने कोचीन को कोचीन से ट्रांसफर करके उसको कर दिया गोवा में। कभी कभी पूछा जाता है वो कौन सा गवर्नर था जिसने अपनी कैपिटल को कोचीन से गोवा में ट्रांसफर करा, तो उनका नाम क्या है, नूनो दा कुन्हा। अब देखते हैं कि पोर्चुगीज इंडिया में इतनी जल्दी कैसे सफल होने लगे थे, कौन सी फेवरेबल कंडीशन थी उनके लिए। सबसे पहली चीज तो आप देख सकते होंगे कि इंडिया छोटी छोटी पावर्स में डिवाइड हो चुका था। इंडिया में छोटे छोटे किंगडम्स थे, वो सब आपस ही में लड़ते थे, छोटी छोटी पावर्स, सब एकता नहीं थी। ये एक फायदा उनको मिला। डेक्कन और बावली किंगडम, वही बात कर चुके हैं कि स्मॉल स्मॉल राज्य बन गए थे, मतलब छोटे छोटे राज्य बन चुके थे, स्मॉल किंगडम। तो इससे उनको एक मौका मिला कि आदमी जब टुकड़ों में होता है तो उनको दबाना आसान होता है, और अगर एक साथ एकजुट होते हैं तो टाइम लगता है। बचपन में कहानियां आपने पढ़ी होगी लकड़ियों वाली, 7-8 लकड़ियां होती हैं, एक एक भाई को देते हैं तो सब तोड़ देते हैं, जब एक इकट्ठा करके देते हैं तो वो नहीं तोड़ पाते। तो वही बात है कि इंडिया उस वक्त बढ़ चुका था छोटी छोटी पावर में। हालांकि मुगल एम्परर का दौर था वो, लेकिन इतना ज्यादा मुगल एम्परर के अंदर में नहीं था इंडिया, वो बढ़ चुका था पूरा। तीसरी बात, स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स। उनकी जो आर्मी थी, मतलब उनकी जो नेवी थी, नेवी उस वक्त ही उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। पहले ही बताया था आपको, जब फ्रांसिस अल्मेरा आए थे उन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इंडियन ओशन स्टार्ट करा था। तो बेसिकली वो क्या था, उन्होंने अपने नेवल फोर्सेस को मजबूत किया था, और वो उनका समुद्र पे एक तरह से कब्जा हो गया था। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जब आया था उसने बेसेस बनाए थे अलग अलग, और निगरानी करता था हर पोर्ट पे कि कोई अंदर ना आ पाए, कौन सामान लेके जा रहा है, कौन सामान लेके आ रहा है। तो इन ओशियंस पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था क्योंकि उनकी एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी। उसके बाद जब वास्को डिगामा के 50 साल के अंदर, मतलब जब वास्को डिगामा इंडिया में आया था 1498 में आया था वो, उसके 50 साल के अंदर उन्होंने बहुत से कोस्टल एरियाज पे कब्जा कर लिया था। मैंने आपको बताया था 5 मेन जो थे इंडिया के, ड्यू, दमन, सैलिसिली, बेसिन, इन सब पे तो कब्जा कर चुके थे। 18वीं सेंचुरी के एंड तक उन्होंने हुगली पे वेस्ट बंगाल में अपना एक इस्टेब्लिशमेंट वहां पे कर दिया था, वेल्दी सेटलमेंट कर दिया था कि हुगली नदी के किनारे उन्होंने पूरा अपना एक सेटलमेंट बना दिया था, वो वहीं पे रहेंगे। इसके बाद वेस्ट में अभी मैंने बताया ही था आपको कि उन्होंने दमन और दीव, मुंबई में वो कब्जा कर लिया था, दमन और दीव। और आपका नागापट्टनम आपका कहाँ ले लिया था, ईस्ट में नागापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, और सैंथोम इन चेन्नई, वहां पे कब्जा कर लिया था। मैंगलोर, कुन्नूर, कैलिकट को भी एक्वायर कर चुके थे वो। मतलब उस वक्त वो एकदम बिल्कुल पावर में चल रहे थे, और उन्हें ज्यादातर जो भी इंडिया के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे उन सबको कैप्चर कर लिया था जो समुद्र से कनेक्ट कर रहे थे। अब जब पोर्चुगीज यहाँ आए तो पोर्चुगीज यहाँ बेसिकली आए तो थे ट्रेड ही करने, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक्सटेंशन किया। लेकिन जब उन्हें कोई भी कहीं पे आता है या कुछ भी अपने राज्य को बढ़ाता है तो अपने राज्य को डेवलप भी करता है। तो पोर्चुगीज ने इंडिया को दिया क्या, क्या इनोवेशन आए, क्या सिग्निफिकेंस है पोर्चुगीज की, वो हम जानते हैं। मिलिट्री में इनोवेशन हुआ, पोर्चुगीज की मिलिट्री में जब इनोवेशन हुआ तो इंडियंस ने भी उनकी मिलिट्री को देखा, उनसे सीखा। यूरोपियन एरा को जो स्टार्ट किया वो किसने किया, वो पोर्चुगीज पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे, तो यूरोपियन एरा को उन्हीं ने स्टार्ट किया था। स्ट्रॉन्ग नेवल पावर, अब आप जानते हैं कि मैंने बता दिया कि उनकी नेवी बहुत ही मजबूत थी, तो उनकी नेवल पावर तो बहुत अच्छा था ही, तो वो तो था ही। मास्टर ऑफ इम्प्रूव टेक्निक एट सी, मतलब वो समुद्र पे राज करते थे, उनको एक तरह से मास्टर कहा जाता था कि जो नदी की जो टेक्निक्स होती है वो सब वो जानते थे। यूरोपियन आर्ट्स को वो इंडिया में लाए, इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन आर्ट्स इन इंडिया। उन्होंने चर्च बनवाए, भाई मेन मकसद अभी मैंने बताया था, वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी बढ़े इंडिया में। तो वो अपने सोल्जर या अपने पोर्चुगीज से कहते थे कि जो है आप हिंदू औरतों से शादी करिए जिससे क्रिश्चियनिटी बढ़े। सिल्वर स्मिथ और गोल्ड स्मिथ का काम भी गोवा में बहुत अच्छे से बढ़ा जब तक वो रहे वहां पे। सिल्वर स्मिथ आपका सोनारी का जो काम होता है, आपका चांदी, सोने चांदी का जो काम होता है, वो काम भी बहुत अच्छे से बढ़ा जब तक वो गोवा में रहे। अब दिक्कत कहाँ पे आई कि वो चले क्यों गए यहाँ से, क्या हुआ उनके साथ, ऐसा डिक्लाइन क्यों हुई उनकी। डिक्लाइन ये हुई कि पोर्चुगीज अकेले तो थे नहीं,
पोर्चुगीज पहले थे यूरोपियन जो आए थे, लेकिन उसके बाद भी और यूरोपियंस आए भी, हम आगे पढ़ेंगे। तो इंग्लिश और डच, इनसे इनका बड़ा पंगा रहता था भाई। अब कंपटीशन जब मार्केट में बढ़ता है, अब सबको पता है कि इंडिया में ट्रेड अच्छा हो रहा है, ये इंडिया से स्पाइसेस का सब लोग धंधा करते थे और बाहर ले आके अपने अपने देशों में बेचते थे। अब जब पोर्चुगीज यहाँ पहुंच गया, तो जब इंग्लिश और डच को पता चला ये बात कि भैया पोर्चुगीज इंडिया से ला रहा सामान, तो उन्होंने भी यहाँ आने की कोशिश करी, वो यहाँ आ गए। वो यहाँ आ गए तो भाई कंपटीशन बढ़ा मार्केट में, मार्केट में कंपटीशन हुआ तो मार होने लगी। अब जब मार हुई तो भाई सबसे पहली चीज भाई इंग्लिश और डच से इनकी 36 का आंकड़ा चलने लगा। अब उसमें लड़ाई झगड़े होने लगे, वॉर हुई, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वॉर हुई। मराठा मराठा से इनका पंगा चला भाई। मराठा पे इंडिया में है तो इंडिया की भी तो अपने अपने रूलर है जगह जगह पे, छोटे छोटे रूलर, अभी हमने बात करी थी, सब अपनी अपनी पावर में थे। तो मराठा डेक्कन में थे, मराठा से इनका पंगा चला। पोर्चुगीज मुस्लिम के बहुत एंटी मुस्लिम थे, वो एक तरह से मुस्लिम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, और वो यहाँ पे बेसिकली अपना धर्म फैला रहे थे। वो क्रिश्चियनिटी को लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। इसकी वजह से भी इनका कोई डिक्लाइन हुआ, लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं करा, ये अपना धर्म फैलाने लगे। और डच और इंग्लिश ऑलरेडी आ चुके थे यहाँ पे। इनके राज्य में चोरियां भी बहुत होने लगी थी, पायरेसी होने लगी थी, रॉबरी बहुत होने लगी थी। फिर जब डिस्कवरी हो गई ब्राजील की, जब ब्राजील की डिस्कवरी हो गई, तो पोर्चुगीज ने इंडिया पे ध्यान ही देना कम कम कर दिया, तो ब्राजील पे ज्यादा ध्यान देने लगे। तो धीरे धीरे पोर्चुगीज का दमन हो गया और पोर्चुगीज यहाँ से निकल गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पोर्चुगीज के बाद कौन आया। पोर्चुगीज के बाद आपके डच आए थे। हम लोग इसके आने वाले लेक्चर्स में डच के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि डच कौन से, डच कहाँ से आए थे। यूरोपियन जो पहले थे वो आपके पोर्चुगीज थे। पोर्चुगीज ने ये काम किए थे इतने बहुत। पोर्चुगीज वास्को डी गामा, मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग से, एक बार बता देता हूँ। वास्को डी गामा पहला पोर्चुगीज था। 1498 में इंडिया आया। कैसे आया इंडिया? ये डिस्कवर किया इसने, एक रास्ता था केप ऑफ गुड होप, समुद्री रास्ता था, उससे ये इंडिया आया। वास्को डी गामा को इंडिया आने में मदद किसने करी? अब्दुल इब्ने वजीर ने मदद करी, और ये कैलिकट में उतरा। कैलिकट केरला में वहां पे उतरा, और वहां पे उस टाइम का जो हिंदू रूलर था जमोरिन, उसने इनका स्वागत करा। वास्को डी गामा इंडिया में 3 महीने रुका। 3 महीने में उसने इंडिया में ट्रेड स्टार्ट करा। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर को वो यहाँ से लेके गया वापस पोर्चुगल। वहां उसको 60 गुना जब प्रॉफिट हुआ तो उसको लगा कि इंडिया में बिजनेस किया जा सकता है स्पाइसेस का। जब उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ तो वहां के जो राजा थे उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1505 में इंडिया भेजा, फर्स्ट गवर्नर बना के। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इंडिया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसी ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो दिख रहे हैं आपको, इन्हीं ने ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इन इंडियन ओशन स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद 1509 में आपके अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आए। इनको रियल फाउंडर बोला जाता है पोर्चुगीज पावर का, क्योंकि जब ये आए तब पोर्चुगीज ने कायदे से अपनी पावर को बढ़ाया और जो एक्सपेंशन चालू करा इंडिया में। इसने बहुत से देशेस बनाए जो समुद्र पे नजर रखते थे, निगरानी रखते थे, कोई और पावर अंदर ना आ पाए। 1510 में इसने गोवा को कैप्चर कर लिया, जो वहाँ के सुल्तान थे, सुल्तान ऑफ बीजापुर उस टाइम कौन थे? यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा छीन लिया। पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म लेके आया ये, और ये इसका मेन मकसद था क्रिश्चियनिटी को फैलाना। ये क्रिश्चियनिटी पे ध्यान दे रहा था और हिंदू औरतों से शादी करने की कोशिश करवाता था अपने सोल्जर्स की, कि जिससे कि क्रिश्चियनिटी फैले। इसने अपने आप को, पोर्चुगीज ने अपने आप को इसके अंडर स्टैब्लिश कर लिया था बहुत ही अच्छे से। नए रास्ते, रोड्स बनाने लगे थे, इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देने लगे थे, नए क्रॉप्स उगाते थे वो लोग यहाँ पे। धीरे धीरे पोर्चुगीज ने इंडिया पे कब्जा करना शुरू कर दिया था, एक्सटेंशन बढ़ाने लगे थे वो अपना अपना। दमन, दियू, हुगली, बसीन, सल्सिटी, इन 5 पोर्ट पे भी पोर्चुगीज का कब्जा हो गया था। 1503 में पोर्चुगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कहाँ पे लगाई? कोचीन में लगाई। 1503 में ही पोर्चुगीज ने अपना पहला फोर्ट बनाया था। कहाँ बनाया था? कोचीन में बनाया था। 1505 में पोर्चुगीज ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी कुन्नूर में। फिर 1530 में जो नए गवर्नर आया था उस वक्त का, नुनो दा कुन्हा, इंडिया में नया गवर्नर था पोर्चुगीज का। उसने क्या करा? कोचीन से अपने कैपिटल को शिफ्ट करा। कहाँ पे ले गया? गोवा पे ले गया। पोर्चुगीज जब यहाँ पे आए तो उनको भाई
जब वो यहाँ पे आए तो उनको बड़ी आसानी से उन्होंने इंडिया को कैप्चर कर लिया। उनको कुछ कंडीशंस थी जो उनके लिए फेवरेबल थी। भाई इंडिया बटा हुआ था छोटी छोटी रियासतों में, जिसकी वजह से उनको फायदा मिला कैप्चर करने में। एक तो उनकी आर्मी भी काफी मजबूत थी। 50 साल के अंदर ही उन्होंने जो है इंडिया के इम्पोर्टेंट जगहों पे कब्जा कर लिया था, इम्पोर्टेंट पोस्ट में, बहुत ही कोस्टल एरियाज पे। और हुगली पे आपके वेस्ट बंगाल में, वहां पे उन्होंने अपना सेटलमेंट पूरा स्टैब्लिश कर दिया था 18 सेंचुरी में। दमन, दीव, सैंथ होम्स इन चेन्नई, नागापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, मैंगलोर, कुन्नूर, कैलिकट, सब पे वो कब्जा कर चुके थे। जब वो आए तो यहाँ पे उन्होंने नई नई चीजें करी, मिलिट्री इनोवेशन उन्होंने किया, यूरोपियन एरा उन्हीं ने स्टार्ट किया यहाँ पे इंडिया में। उनकी नेवल पावर भी बहुत स्ट्रांग थी और बढ़ती जा रही थी। यूरोपियंस आर्ट्स को वो इंडिया में लाए। उनको मास्टर ऑफ सी टेक्निक बोला जाता था, मतलब समुद्र के वो राजा थे एक तरह से, क्योंकि उनके पास सी टेक्निक की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। सोनारी का काम भी उनके राज में बहुत फला फूला। गोवा में उन्होंने चर्चेस बनाए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को तो वो अपना प्रमोट कर ही रहे थे। पता नहीं उनका क्यों हो गया, क्योंकि भाई वो अकेले यूरोपियन तो थे नहीं। अब जब वो आए तो वहां पे अंग्रेज भी आ गए, डच भी आ गए, उनसे लड़ाई होने लगी, ये सब होने लगा। मराठा से भी उनका स्ट्रगल चलता था। वो मुस्लिम के एंटी थे और उनका मेन मकसद क्रिश्चियनिटी की तरफ था। जब ब्राजील की डिस्कवरी हुई तो उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे पोर्चुगीज के बाद कौन आया। आज हमने पोर्चुगीज की बात करी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पोर्चुगीज के बाद कौन आया, फिर कौन आया, फिर अंग्रेज कैसे आए, फिर अंग्रेज ने इंडिया पे कैसे एक्सटेंशन किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, जिससे आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प हो और हिस्ट्री को समझने में थोड़ी आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।